Chapters 441 Fortune Rivaling Heaven, Ma Hongye, 442 June Strength Gu, 443 Man Tribes Challenge, 444 Man Tribes Invitation Chapter Start। आओ ये गर्मा गर्म चावल के पुआ टेस्ट करके देखो। चाय ले लो, एकदम टॉप ग्रेड कड़क चाय है। आसू फैमिली का कुमिस 10 साल पुराना ब्रांड है, जो पिएगा वो जान जाएगा। जमीन पर छोटे छोटे अजीब स्टॉल्स की भीड़ लगी हुई थी, तरह तरह की खुशबू नाक में घुस रही थी और हर तरफ से चिल्लाने और मोल भाव करने की आवाजें आ रही थी। फैंग युआन उनके बीच से गुजर रहा था। आसपास के लोगों से कंधा टकराने की नौबत आ गई थी, इतना ज्यादा फेस्टिव मूड था। सिर्फ खाना ही नहीं, कपड़े भी बिक रहे थे। साधारण भेद की खाल के रोब, कुत्ते की खाल के रोब या फिर बेहतर क्वालिटी के बैल की खाल के रोब। खूबसूरत लोमड़ी की बर्फ जैसे सफेद रोब द या भेड़िए की खाल के रोब जिनमें लोहे के टुकड़े लगे हुए द, जो अक्सर योद्धा पहनते थे। बच्चे खाने के स्टॉल्स पर मौज मस्ती कर रहे थे, जबकि आदमी हथियारों के स्टॉल्स पर मोल भाव कर रहे थे। औरतें अनमोल पत्थर, मोती या सोने चांदी के गहने चुन रही थी। जैसे ही वो अंदर चला, फैंग युआन ने एक चौक देखा जिसे ऐसे ही बना दिया गया था। चौक पर बड़े बड़े लकड़ी के पिंजरे थे जिनमें लोग भरे पड़े थे। पिंजरे के बाहर स्पेशल गू मास्टर्स उस जगह की निगरानी कर रहे थे, जबकि एक मोटा आदमी अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, गुलाम ले लो, 5 मर्द गुलाम सिर्फ आधे प्राइमेवल स्टोन में। फैंग युआन ने एक नजर देखा और समझ गया कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फलता फूलता गुलाम का बिजनेस है। ये लोग अन कबीलों से थे जो लड़ाई में हार गए थे। जिंदा पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपनी आजादी खो दी और सामान बन गए। पिंजरों के अंदर पतले दुबलाले बच्चे थे जिन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। वहां घुटनों पर बैठे आदमी भी थे जिनके सर झुके हुए थे और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। बिल्कुल, वहां औरतें भी थी। मोटा आदमी काफी देर तक चिल्लाता रहा, उसके माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन राह चलते लोग बस देख रहे थे। उसकी ईंट घूमी और उसने एक आइडिया सोचा। उसने लकड़ी का पिंजरा खोला और एक औरत जिसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था, उस बाहर चलने दिया। देखो, ये एकदम टॉप क्वालिटी की औरत है। जैसे ही वो चिल्लाया, उसने औरत के फटे हुए कपड़े फाड़ दिए, उसकी छातियां दिखने लगी। देखो, कितनी भरी भरी छाती है इसकी। फिर उसने औरत को दूसरी तरफ घुमाया और सबके सामने उसके कूल्हों पर थप्पड़ मारा। दोबारा देखो, कितने बड़े कूल्हे हैं, ये बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकती है। इससे घर ले जाओ, बच्चे पैदा करने के लिए तुम इससे मेहनत मजदूरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस के दौरान औरत का चेहरा भावहीन था। वो एक लकड़ी की कठपुतली की तरह थी जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही मोटे आदमी ने जोर से चिल्लाया, आखिरकार भीड़ में कुछ हलचल हुई। किसी ने पूछा, कितने में बेच रहे हो इसको? 3 टेल प्राइमेवल स्टोन। सिर्फ 3 टेल प्राइमेवल स्टोन। मोटे आदमी ने 3 उंगलियां उठाई। 3 टेल प्राइमेवल स्टोन, ये आधा पीस भी नहीं था। लेकिन जिस आदमी ने दाम पूछा था वो अचानक चिल्लाया, क्या 3 टेल? ये तो लूट है। इससे अच्छा तो मैं इंडू ताइल और बचाकर एक तगड़ा घोड़ा ना खरीद लूं, वो इससे कहीं ज्यादा काम का है। मोटे आदमी का तेल वाला चेहरा कांपा और उसने जमीन पर थूका, बकवास। तू एक औरत खरीद कर बिस्तर में उसकी सवारी कर सकता है, लेकिन अगर तू एक तगड़ा घोड़ा खरीदेगा तो तू उस पर सवारी तो कर सकता है, पर क्या वो तेरे लिए बच्चे पैदा कर सकता है? गरीब कंजूस, दफा हो जा यहां से अगर खरीदना नहीं है तो। मोटा आदमी एक रैंक 1 गू मास्टर था और जिस आदमी को डांटा गया था वो एक मोर्टल था। उसने फौरन अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कमजोरी से चला गया। फैंग युआन ने दिलचस्पी से कुछ देर देखा और फिर अपनी नजर हटा ली। जो गुलाम वो मोटा आदमी बेच रहा था वो सिर्फ मॉर्टल्स थी, उनका अच्छा दाम नहीं मिल सकता था। लेकिन अगर वो वेरिएंट इंसान बेचता तो उन्हें बहुत ज्यादा दाम मिलता। अगर वो गू मास्टर्स बेचता तो वो हाई क्वालिटी गुलाम होते और उनकी कीमत सबसे ज्यादा होती। इन गुलामों को देखकर फैंग युआन को मा होंगये की याद आ गई। ये बंदा पैदा तो गुलाम हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत आसमान फाड़ के दे रही थी। पहले गुलाम के तौर पर उसने जंग में हिस्सा लिया। जब उसका कबीला हारा तो वो अपनी जान बचते हुए भागते समय बिल्कुल किस्मत से यंग ट्राइब लीडर को बचाने में कामयाब हो गया। इस बड़े काम की वजह से उससे मा सरनेम दिया गया और वो अब गुलाम नहीं रहा। वो मा ट्राइब में एक साधारण मॉर्टल बन गया। अपना गुजारा करने के लिए वो शिकार पर जाता, लेकिन उसकी स्किल्स इतनी खराब थी कि उसकी कोई कमाई नहीं होती थी। जब वो लौट रहा था तो वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। उसने गुस्से में यूएस पत्थर को तोड़ दिया, लेकिन पत्थर के नीचे एक वाइट सिल्वर रेल गू मिला। उसने ये गू अपने ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर को दे दिया।
यंग ट्राइब लीडर को इस व्हाइट सिल्वर रेलिक गू की जरूरत थी और वो बहुत खुश हुआ। उसने ना सिर्फ मा होंग्यू को ढेर सारा इनाम दिया, बल्कि यूज कल्टिवेट करने का मौका भी दिया। मा होंग्यू ने अपना अपच जगाया और उसके पास भी ग्रेट एप्टीट्यूड था, लेकिन उसके पास कोई काम का गू वर्म नहीं था। उससे अक्सर आसपास के गू मास्टर्स टैंक करते द और एक बार तो यूज नदी में फेंक दिया गया था। मा होंग्यून, जिसे तैरना नहीं आता था, नदी के बहाव के साथ बहते हुए उसने ढेर सारा पानी पी लिया। नदी के निचले हिस्से में शेंग ट्राइब के लीडर की तीसरी बेटी शेंग लिंगर नहा रही थी। मा होंग्यू ने सब कुछ देख लिया और शेंग ट्राइब के रूल्स के मुताबिक अस खूबसूरत शेंग ट्राइब की जीनियस फीमेल गू मास्टर को उसकी पत्नी बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह मा होंग्यू को शेंग लिंगर से बहुत मदद मिली। उससे कभी गू वॉर्म्स या प्राइमेवल स्टोन्स की कमी नहीं हुई। हकीकत में शेंग लिंगर ने अपने ट्राइब का कीमती गू भी चुराया ताकि उसका एप्टीट्यूड ग्रेड तक बढ़ा सके। जब ये मामला सामने आया, शेंग ट्राइब का लीडर नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इस गरीब लड़के से शादी करे, इसलिए उसने चुपके से एक एक्सपर्ट को मा होंग्यू को मारने के लिए भेजा। लेकिन उस एक्सपर्ट की रास्ते में किसी से बहस हो गई और वो एक दूसरे एक्सपर्ट के हाथों मारा गया। इस तरह मा होंग्यू और शेंग लिंगर पति पत्नी बन गए और ट्राइब में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर ली। जलन के कारण शेंग ट्राइब के लोग उससे नफरत करते थे और चुपके से उसके खिलाफ साजिश रचते थे। उसके पास जहरीले घास के मैदान में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, और जब वो जहरीले दाढ़ी वाले भेड़ियों से मरने ही वाला था, तब यूज चांग शन यिन मिल गया। चांग शन यिन को बचाने के बाद वो उसका वफादार बन गया। बस इसी तरह कई मौकों पर अपनी बेहिसाब अच्छी किस्मत के कारण मा होंग्यू धीरे धीरे ऊपर उठता गया और आखिर में इंपीरियल कोर्ट का मालिक बन गया। हे लुलन के मरने के बाद वो 100 साल से भी ज्यादा समय तक दर्जनों बार इंपीरियल कोर्ट का ओवरलॉर्ड बना रहा। बाद में उसने थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की कुछ विरासत हासिल की और एक गू इमॉर्टल बन गया। उससे एक गू मास्टर ने एक ब्लेस्ड लैंड भी दी थी। जब दुनिया में जंग और झगड़े फैले, मा होंग्यू नॉर्दर्न प्लेन्स के पावर हाउसेज में से एक बन गया, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की विशाल सेना का सामना किया और जबरदस्त शोहरत हासिल की। इस वक्त मा होंग्यून 13 साल का होना चाहिए। अफसोस की बात है कि मुझे उसकी असली पहचान नहीं पता। मा होंग्यून तो सिर्फ एक नाम है जो यूज मा ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर को बचाने के बाद दिया गया था। मा ट्राइब जायंट सुन के पीछे छोड़े गए हुआंग जिन ब्लड लाइन का हिस्सा है। इंपीरियल कोर्ट के लिए लड़ने के लिए वो इन कुछ सालों में एक्सपेंड कर रहे हैं, कई कबीलों के सदस्यों को अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। पता नहीं मा होंग्यू अब तक मा ट्राइब का गुलाम बन चुका है या नहीं। फैंग युआन ने अपने ख्यालों को समेटा और खुद को एक जुआ घर के बाहर पाया। दरवाजे पर 2 दोहे लिखे थे। बाईं तरफ था, हिम्मत दिखाओ, चारों मौसम की दौलत पाओ। दाईं तरफ था, हुनर आजमाओ, चारों दिशाओं का खजाना ले जाओ। और ऊपर लिखा था, किस्मत वक्त के साथ बदलती है। जुआ घर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। फैंग युआन का मन हुआ, अपने एक्सपीरियंस से मैं शायद थोड़ी बहुत दौलत कमा सकता हूं। ये सोचकर फैंग युआन मुस्कुराया और मा होंग्यू के बारे में सोचने लगा। ये लड़का जिसके पास हद से ज्यादा अच्छी किस्मत थी, उससे किसी ने धोखे से सबसे घटिया किस्म का पत्थर देकर उसके साथ जुआ खेला था। ऐसे अजीब हालात में उसने एक रैंक 5 गू हासिल कर लिया। फैंग युआन के पास अभी कुछ काम था, इसलिए वो अभी जुआ घर में नहीं घुसा। वो जुआ घर के दरवाजे से आगे बढ़ा और इस मार्केट के सेंट्रल एरिया में घुस गया। ये जगह काफी शांत थी, यहां भीड़ भाड़ कम थी और लगभग सभी गुजरने वाले गू मास्टर्स थे। अगर मॉर्टल्स द भी तो वो अटेंडेंस दी और गू मास्टर के पीछे पीछे चलते द, सर झुकाए सामान उठाए हुए। इसके अलावा कुछ यंग मास्टर्स और यंग लेडीज थी जिन्होंने अभी तक अपना अपच नहीं जगाया था। हालांकि वहां कोई गार्ड्स नहीं थे। मॉर्टल्स और गू मास्टर्स के लिए 2 अलग अलग इलाकों में साफ फर्क था। ताकत का फर्क एक अनदेखी दीवार थी जो 2 तरह के लोगों को उनकी बिल्कुल अलग जिंदगियों के हिसाब से बांटती थी। फैंग युआन तेजी से चला, जहां भी वो जाता गू मास्टर्स यूज तारीफ और इज्जत की नजर से देखते। जब वो उनके सामने होते तो वो रुक जाते और उसके लिए रास्ता छोड़ देते। कुछ लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया, यहां रैंक 4 एक्सपर्ट क्यों है? ये आदमी अनजान चेहरा है, ये यहां के आसपास के कुछ बड़े कबीलों से नहीं लगता। सावधान रहो, जब भी मार्केट खुलता है कुछ डिमोनिक गू मास्टर्स अपने लूट के सामान से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। रैंक 3 और 4 बिल्कुल अलग थे। रैंक 3 बीच के स्तंभ थे, बड़े कबीलों के ज्यादातर एल्डर्स इस लेवल पर थे। रैंक 4 गू मास्टर्स में एक्सपर्ट्स द, ज्यादातर ट्राइब लीडर्स रैंक 4 द, और वो मोर्टल दुनिया में बिना किसी रोक टोक के आजादी से घूम सकते थे।
रैंक 4 इनिशियल स्टेज ऑरा के कारण उसका हर एक कदम सबका ध्यान खींच रहा था। श्रद्धा, जिज्ञासा या डर, ये जगह सिर्फ गू मास्टर्स के बिजनेस के लिए थी। वहां एक गू रिफाइनमेंट एरिया था, जहां एक गू मास्टर के बदले गू रिफाइनमेंट किया जाता था, साथ ही वो रेसिपीज बेचते और खरीदते भी थे। फैंग युआन के पास वुल्फ इंस्लेवमेंट गू की रेसिपी की कमी थी। कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद उसने रैंक 1 से 3 तक के वुल्फ इंस्लेवमेंट गू की रेसिपी खरीद ली। रैंक 4 की रेसिपी कुछ बड़े कबीलों के हाथों में थी, मार्केट में उस कम ही देखा जाता था। इसके बाद फैंग युआन रेस्टोरेंट गया, लेकिन उसको कोई टॉप क्वालिटी शराब नहीं मिली। उसके बाद वो सबसे बड़ी दुकान पर गया। महान एक्सपर्ट, आपकी मौजूदगी हमारी दुकान का सम्मान है, प्लीज अंदर आइए। दुकानदार एक रैंक 3 बुजुर्ग गू मास्टर था, वो खुद फैंग युआन को अटेंड करने बाहर आया। मुझे बड़ी क्वांटिटी में वुल्फ इंस्लेवमेंट गू चाहिए। फैंग युआन ने अपनी जरूरत तुरंत बता दी। जी, आगे की चर्चा के लिए प्लीज मेरे साथ आइए। बुजुर्ग फैंग युआन को तीसरे फ्लोर पर एक खूबसूरत कमरे में ले गया। कुछ मोल भाव के बाद फैंग युआन ने 5 रैंक 3 वुल्फ इंस्लेवमेंट गू और 38 रैंक 2 वुल्फ इंस्लेवमेंट गू खरीद लिए। दुकानदार खुशी से अपने हाथ मल रहा था, वो जानता था कि उसने एक बड़ा क्लाइंट पकड़ा है। महान कस्टमर, क्या आपको और कुछ चाहिए? बेझिझक बताइए। तुम्हारे पास डिफेंसिव गू है? फैंग युआन ने पूछा। बुजुर्ग ने गू नामों की एक लंबी लिस्ट बता दी और फैंग युआन सुनते सुनते अपना सर हिलाता रहा। एक रैंक 4 गू था, लेकिन वो उसके एंस्लेवमेंट पथ के अनुकूल नहीं था। बाकी सब साधारण गू वॉर्म्स थे। आगे फैंग युआन ने फ्लाइंग गू के बारे में पूछा। फ्लाइंग गू कम ही दिखते थे, क्योंकि उन्हें सीखने में काफी मुश्किल होती थी। आमतौर पर सिर्फ बड़े कबीलों के बेहतरीन सदस्य ही बचपन से इसकी ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास उनके ट्राइब के रिसोर्सेज होते थे, उन्हें फ्लाइंग गू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरे गू मास्टर्स की बात करें तो बहुत कम लोग उड़ना सीखने की कोशिश करते थे। दुकानदार ने गर्व से कहा, कस्टमर, आप सही जगह आए हैं। इस पूरे मार्केट में सिर्फ मेरी दुकान में रैंक 4 फ्लाइंग क्लाउड गू है। लेकिन फैंग युआन ने सर हिला दिया। हालांकि फ्लाइंग क्लाउड गू काफी ऊंचाई तक जा सकता था, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी खराब थी और स्पीड भी आम थी। ये अनगू मास्टर्स के लिए ठीक था जिनके पास ठीक से उड़ने की स्किल्स नहीं थी। उसके लिए वो रैंक 3 ईगल विंग्स गू इस्तेमाल कर लेता तो बेहतर था। वो आसमान में आसानी से मुड़ सकता था, वो यूज ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता था। एक ईगल विंग्स गू खरीदने के बाद फैंग युआन ने बोन बैम्बू गू और घोस्ट फायर गू के बारे में पूछा। उससे रैंक 5 बैटल बोन व्हील को ठीक करने के लिए इन 2 गू की जरूरत थी। दुकान में कई रैंक 2 घोस्ट फायर गू थे, लेकिन रैंक 1 बोन बैम्बू गू का एक भी नहीं था। दुकानदार ने कड़वाहट से हंसकर कहा, कस्टमर, माफ कीजिए, मार्केट में सारे बोन बैम्बू गू मैन ट्राइब के नए एक्सटर्नल ट्राइब एल्डर ने खरीद लिए हैं। सिर्फ मेरी दुकान ही नहीं, बल्कि किसी और दुकान में भी कुछ नहीं बचा है। ओह, कौन है ये आदमी? फैंग युआन की निगाहें चमक उठी। चैप्टर 442, जून स्ट्रेंथ गू। मैन ट्राइब होंगयांग घाटी का मालिक था। उन्होंने इन सालों में कुछ लड़ाइयां जीती थी और काफी एक्सपेंड किया था। नॉर्दर्न प्लेन्स सदर्न बॉर्डर से अलग था। सदर्न बॉर्डर में जंगल और पहाड़ी इलाका था। बचाव करना आसान पर हमला करना मुश्किल था। लंबी दूरी की यात्रा में बहुत खर्च होता था। सदर्न बॉर्डर के क्लान्स खुद के विकास पर काम करते थे, धीरे धीरे जमा करते और स्थिरता से बढ़ते, अपने खून को शुद्ध रखते हुए। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स एक विशाल GHAS का मैदान था, वहां बहुत सारी लड़ाइयां चलती रहती थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के कबीले जितनी तेजी से उठते थे, उतनी ही तेजी से गिरते भी थे। कुछ जीतें एक छोटे कबीले को एक मीडियम साइज कबीले में बदल सकती थी, और एक मीडियम साइज कबीले से एक बड़े कबीले में एक्सपेंड हो सकता था। लेकिन एक हार उस बड़े कबीले को कई छोटे छोटे कबीलों में तोड़ सकती थी। मैन ट्राइब ने हाल ही में शी ट्राइब को अपने में मिला लिया था, और शी ट्राइब के एल्डर शीवू मैन ट्राइब के एक्सटर्नल एल्डर बन गए थे। वो एक बोन पाथ गू मास्टर था, वही था जिसने मार्केट में सारे बोन बैम्बू गू खरीद लिए थे, ये दावा करते हुए कि वो एक नए गू पाथ रेसिपी पर रिसर्च कर रहा है। फैंग युआन ने इस आदमी को अपने दिल में बसा लिया। फिर दुकानदार से सोल पथ और स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स के बारे में पूछा। मेरे पास एक रैंक 1 जिन स्ट्रेंथ गू है, ये एक गू मास्टर की ताकत 1 जिन तक बढ़ा सकता है। हर गू 220 प्राइमेवल स्टोन्स का बिकता है। मेरे पास रैंक 2 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जिन गू है, ये गू मास्टर की ताकत 10 जिन तक बढ़ता है, ये 690 प्राइमेवल स्टोन्स का बिकता है। मेरे पास रैंक 3 जून स्ट्रेंथ गू भी है, 1 जून 30 जिन होता है, हर गू 4550 प्राइमेवल स्टोन्स का बिकता है। हालांकि मेरे पास रैंक 4 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू नहीं है,
लेकिन अगर कस्टमर को ज़रूरत है तो मैं यूस यहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। हर स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू 36,000 प्राइमेवल स्टोन्स का बिकता है। दुकानदार ने कीमतों की एक लड़ी बता दी जो यूज मुंह जुबानी याद थी। आखिर में उसने कहा, ऑफ कोर्स ये सिर्फ जिन स्ट्रेंथ गू और जुन स्ट्रेंथ गू हैं। अगर कस्टमर स्ट्रेंथ पाथ पर चलना चाहता है और यूज 20 स्ट्रेंथ गू की ज़रूरत है तो हमारे पास वुल्फ स्ट्रेंथ गू भी है। ये आपको एक भेड़िए की ताकत दे सकता है, साथ ही स्टेमिना और सहन शक्ति भी। मेरे पास हॉर्स स्ट्रेंथ गू भी है, ये आपको घोड़े की ताकत दे सकता है, ये दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। पहले फैंग युआन एंशिएंट स्ट्रेंथ पाथ पर चलने के लिए 20 स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल कर रहा था। जिन स्ट्रेंथ गू और जुन स्ट्रेंथ गू पिछले कुछ 100 सालों में उभरे नए पॉपुलर ऑल्टरनेटिव्स थे। हालांकि स्ट्रेंथ पाथ कमजोर था और उसकी पहले जैसी शान नहीं रही थी, उसके लिए अब भी विकास किया जा रहा था। जिसका इसमें योगदान था वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर रैंक 7 गू इमॉर्टल था जिसका नाम छूडू था, जिसे डोमिनेशन इमॉर्टल का खिताब मिला था। वही था जिसने जिन स्ट्रेंथ गू और जुन स्ट्रेंथ गू का आविष्कार किया था और यहां तक कि रैंक 6 इमॉर्टल गू स्ट्रेंथ ऑफ 1000 जून को भी रिफाइन किया था। 1 जून 30 जिन था, 1000 जून 30,000 जिन था। पृथ्वी की एक कहानी में विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा का जिंगू बंग सिर्फ 13,500 जिन का था। अर्लैंग शेन का 3 नोक वाला दुधारी भला सिर्फ 25,200 जिन का था। हुडू 300 साल पहले एक गू इमॉर्टल बना था। उसने जो रेसिपी रिफाइन की थी वो दूर दूर तक फैल गई, जल्दी हाई नॉर्दर्न प्लेन्स में स्ट्रेंथ पथ की मुख्य शाखा बन गई। एंशिएंट स्ट्रेंथ पाथ 20 स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल करता था, जैसे ग्रीन बुल स्ट्रेंथ गू, बियाओ स्ट्रेंथ गू, ड्रैगन स्ट्रेंथ गू और इसी तरह के दूसरे। क्योंकि पुराने जमाने के मटेरियल्स अब तक बेहद दुर्लभ हो चुके थे, गू रिफाइन करने का खर्चा बहुत ज्यादा था। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू की रेसिपी इस मामले में बेहतर थी कि उसके मटेरियल्स आसानी से मिल जाते थे और खर्चा कम था, और गू रिफाइनमेंट की सफलता दर भी 20 स्ट्रेंथ गू से ज्यादा थी। नॉर्दर्न प्लेन्स शायद वो इलाका था जहां इस समय स्ट्रेंथ पथ सबसे ज्यादा फल फूल रहा था। नॉर्दर्न प्लेन्स में अक्सर लड़ाइयां और जीत होती रहती थी। स्ट्रेंथ पाथ के कम खर्चे के साथ उन्होंने लो रैंक गू मास्टर्स को साफ साफ ताकत में बढ़ोतरी दी। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत से गू मास्टर्स स्ट्रेंथ पाथ को अपने माइनर पथ के रूप में कल्टिवेट करते थे। वो अक्सर घमसान लड़ाइयों में लड़ते थे। जब उनका प्राइमेवल एसेंस खत्म हो जाता था तो उन्हें लड़ने के लिए अपने जिस्म की जरूरत पड़ती थी। जिस्मानी ताकत तब बहुत जरूरी थी। धरती पर एक कहावत है, युद्ध तकनीकी प्रगति का उत्प्रेरक है। ये बात इस दुनिया में भी बिल्कुल सही बैठती थी। नॉर्दर्न प्लेन्स एक ऐसी जगह थी जहां लगातार नए गू वॉर्म्स का आविष्कार होता रहता था। मैन ट्राइब में शामिल हुए उस शीवू एल्डर से कोई भी नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स का इनोवेशन के प्रति रवैया देख सकता था। डोमिनेशन इमॉर्टल बाद में जंग में मारा गया, फंग ज्यूगे के हाथों, जो हेवनली कोर्ट से उतरा था। उसके मरने के बाद उस आने वाली पीढ़ियों ने स्ट्रेंथ पाथ का ढलता सूरज का ताज पहनाया। जब उसकी मौत का ऐलान हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स के अनगिनत गू मास्टर्स दर्द से रोए। हाय, इस दुनिया में प्रतिभाओं और जीनियसेस की संख्या रात के आसमान में तारों की संख्या जैसी है। प्रतिभाशाली लोगों की संख्या नदी में मछलियों जैसी है। पांचों इलाके बहुत बड़े हैं, एक धरती का आकार एक इलाके से भी तुलना नहीं कर सकता। खासकर 500 साल बाद होने वाली जंग में जमीन से ड्रैगन और सांप उठेंगे, एक्सपर्ट्स और पावर हाउसेस टक्कर लेंगे और पुराने राक्षस एक के बाद एक अपनी गुफाओं से बाहर आएंगे, जबकि नई प्रतिभाएं सत्ता में आएंगी। अनगिनत हीरोज, विजेता, राइचस और डेमोनिक पाथ्स के अलग अलग किरदार टकराएंगे और एक जीवन मरण की लड़ाई में शामिल होंगे। ये सचमुच एक शानदार और रोमांचक घटना है जो इतिहास में दर्ज होगी। मैंने पहले ही चुपके से ओल्ड रिमूवल गू का इस्तेमाल करके एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन, एसेंस आयरन बोन्स और गोल्डन स्टील टेंडन्स और यहां तक कि अपने बीस्ट फैंटम्स को भी हटा दिया है। पहली बात, यह स्ट्रेंथ पाथ बीस्ट फैंटम्स सदर्न बॉर्डर से हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बंदिश में रहेंगे और ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं एक बीस्ट फैंटम समन करता हूं तो मेरी पहचान जाहिर होने का खतरा है। मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज अभी डांगहे माउंटेन है और मेरे 500 साल का एक्सपीरियंस ब्लेस्ड लैंड के रिसोर्सेस के साथ मेन इंस्लेवमेंट पाथ पर चल सकता हूं। लेकिन इंस्लेवमेंट पाथ की एक कमजोरी है, वो है लीडर का सर काटने वाली टैक्टिक, इसलिए मुझे उसके साथ स्ट्रेंथ पथ की जरूरत है। क्योंकि अब मेरे पास चांग शन यिन का रूप है, मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स में घुलना मिलना भी है, मुझे इस जून स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल करना चाहिए। फैंग युआन के विचार चमके जैसे उसने फैसला किया, दुकानदार से रैंक 4 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू मांगा। उसके बाद
उसने सोल पाथ गू वॉर्म्स को देखा। सोल पाथ गू वॉर्म्स स्ट्रेंथ पाथ से कहीं ज्यादा थे। अटैक के लिए घोस्ट फायर गू, घोस्ट क्राई गू, घोस्ट फेस गू, घोस्ट एक्स गू और ऐसे ही कई थे। कैद और भ्रम के लिए घोस्ट केज गू, घोस्ट हैंड गू, घोस्ट हिटिंग वॉल थे। डिफेंस के लिए घोस्ट सीलिंग शर्ट गू, सोल शील्ड गू और दूसरे थे। हीलिंग के लिए घोस्ट ची गू, घोस्ट तेज गू और दूसरे थे। जांच के लिए घोस्ट आई गू था। मूवमेंट के लिए सोल फ्लाई गू और अलूसिव घोस्ट गू थे। घोस्ट सोल्जर गू, इम्परमानेंस घोस्ट, एयर ट्रैवल घोस्ट और 9 सन मदर घोस्ट गू भी थे। इन सब का ताल्लुक एंस्लेवमेंट पाथ से था। ये एक महान पथ का असली अंदाज था। स्ट्रेंथ पाथ अब बहुत कमजोर था, जबकि सोल पथ अब भी मजबूती से खड़ा था। ये बात यहां आसानी से देखी जा सकती थी। स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स में सिर्फ जिन स्ट्रेंथ गू, जून स्ट्रेंथ गू और बीस्ट स्ट्रेंथ गू शामिल ज्यादातर अटैक के लिए थे। डिफेंस, इन्वेस्टिगेशन और असिस्टेंस के मामले में बहुत कम थे। सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ गू से एक गू सेट बनाना मुश्किल था। सोल पाथ की बात करें तो बहुत से गू वॉर्म्स जो सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स में थे। एक सेट में बनकर वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते थे। अस डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू को देखो, वो एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था, लेकिन उसने डिफेंस, इन्वेस्टिगेशन और स्टोरेज आदि के लिए दूसरे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। फैंग युआन एक मकसद से आया था। उसने इन सभी सोल पाथ गू वॉर्म्स को एक तरफ रखा, सिर्फ उन्हें देखा जो सोल को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। उसके लिए कोई रैंक 4 गू नहीं था, लेकिन रैंक 3 का एक झुंड था। वहां डिवाइन सोल गू, ड्रैगन सोल गू, आइस सोल गू, ड्रीम सोल गू, मून सोल गू, जनरल सोल गू, ग्रिज सोल गू, पोअम सोल गू, हॉर्स सोल गू, हेरोइक सोल गू, ची स्पिरिट गू, बॉडी स्पिरिट गू, क्लाउड स्पिरिट गू, विंड स्पिरिट गू, टाइगर स्पिरिट गू और दूसरे थे। यह गू वॉर्म्स सोल को रिफाइन कर सकते थे, सबका अपना अनोखा इस्तेमाल था। मिसाल के तौर पर सोल को आइस सोल में रिफाइन करना, भविष्य में जब गू मास्टर आइस टाइप गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करेगा तो उन्हें काफी बूस्ट मिलेगा। क्लाउड स्पिरिट, विंड स्पिरिट का भी यही असर था। अगर कोई ड्रैगन सोल गू का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन सोल रिफाइन करता, जब वो ड्रैगन स्ट्रेंथ गू, ड्रैगन स्केल्स गू या ड्रैगन ट्रैवल गू का इस्तेमाल करता, तो असर में बढ़ोतरी होती। फैंग युआन ने कुछ देर देखा और उसको कोई ऐसा गू नहीं मिला जो उसके लिए ज्यादा आदर्श हो, इसलिए उसने वुल्फ सोल गू चुना जिसे वो खरीदने की योजना बना चुका था। पुराने समय से सोल और एंस्लेवमेंट एक हाई मूल के थे। एंस्लेवमेंट पाथ मूल रूप से सोल पथ से अलग हुआ था। जब गू मास्टर्स ने यूज इमेमोरियल विजडम पाथ के साथ मिलाया, तो एंस्लेवमेंट पाथ आखिरकार एक स्वतंत्र पाथ बन गया। बीस्ट एंस्लेवमेंट गू, स्लेवरी गू, इनका इस्तेमाल सोल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था, जिससे कोई मन का शासक बन सकता था। अगर फैंग युआन वुल्फ सोल को रिफाइन करता, तो यह यूज वुल्फ पैक्स को गुलाम बनाने में बहुत मदद करता। रैंक 3 वुल्फ सोल गू 7700 प्राइमेवल स्टोन्स का था। फैंग युआन ने उन्हें THHOK में खरीदा, दुकान का सारा स्टॉक खरीद लिया और 8 वुल्फ सोल गू हासिल कर लिए। वुल्फ सोल गू का प्रयास जोड़ा जा सकता था। एक रैंक 3 वुल्फ सोल गू फैंग युआन के 100 मैन सोल को रिफाइन करने के लिए काफी नहीं था। जंगली गू वॉर्म्स की अपनी मर्जी होती थी, उन्हें रिफाइन करना मुश्किल होता था। लेकिन जो गू वॉर्म्स फैंग युआन ने खरीदे वो पहले ही दूसरों द्वारा रिफाइन किए जा चुके इसलिए जब सौदा खत्म हुआ तो ये सारे गू फैंग युआन के कंट्रोल में थे। उसने ये सारे गू अपने अपच के अंदर रखे और दुकान छोड़कर दूसरी दुकानों में गया। उसका लक्ष्य रैंक 2 और 3 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू, 7 हाई रैंक 3 वुल्फ सोल गू था। 1 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स अपर्याप्त लेकिन जो फैंग युआन चाहता था वो आम रैंक 2 और 3 गू थे। वो रैंक 4 गू खरीदना चाहता था, लेकिन ये मार्केट बहुत छोटा था। रैंक 4 गू कम और वो सब वो नहीं थे जो वो चाहता था। 3 दिन बाद फैंग युआन मार्केट में मशहूर हो गया। हर दुकान जानती थी कि एक रैंक 4 एक्सपर्ट THHOK में गू खरीद रहा है। 5वें दिन तक फैंग युआन ने बहुत खर्च कर दिया था, 5 से CHEH लाख प्राइमेवल स्टोन से ज्यादा। इस दौरान वो अक्सर मार्केट के रांचों में घूमता था। रांचों में बहुत से पशु बेचे जा रहे थे, जिनमें से बिग स्टमक हॉर्सेस सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ये घोड़ा मोटल्स को भी इसकी सख्त जरूरत थी। जो लोग जंग के लिए हम्प वुल्व्स खरीदते वो ज्यादातर गू मास्टर्स थे। बहुत से गू मास्टर्स भी थे जो जंगली जानवर पकड़कर यहां बेचने आते थे, जैसे बैल, घोड़े, बाज आदि। घास के मैदान पर सबसे आम तौर पर भेड़िए दिखते थे, वो भी बड़ी संख्या में बेचे जा रहे थे।
फैंग युआन ने पूछताछ की, सामान और कीमतों की तुलना की, जब तक कि उस अपनी पसंद का थिक बैक वुल्व्स का एक झुंड नहीं मिल गया। फैंग युआन के पास पॉइजन बियर्ड वुल्व्स और विंड वुल्व्स थे। पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को दोबारा पाना मुश्किल था, और क्योंकि वो धूप में कमजोर थे, उनका खात्मा होना तय था। विंड वुल्व्स की रफ्तार तेज थी, जबकि थिक बैक वुल्व्स का डिफेंस ऊंचा था। अगर उन्हें उसकी भेड़ियों की सेना में शामिल किया जा सकता, तो वो एक साथ अच्छा काम करते और एक ठीक ठाक वुल्फ पैक बनाते। लेकिन 9वें दिन फैंग युआन ने गलती से पता लगाया कि वाटर वुल्व्स के एक समूह में एक युवा म्यूटेटेड बीस्ट था। उसने तुरंत बिना किसी शंका के इन वाटर वुल्व्स को खरीद लिया, अपने लिए एक जबरदस्त सौदा कर लिया। मार्केट 13 दिन तक चला। फैंग युआन ने 1000 से ज्यादा वाटर वुल्व्स खरीदे और बहुत सारे गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स, साथ ही अपने गू वॉर्म्स को खिलाने के लिए खाना, और 10वें दिन वहां से चला गया। अपनी खरीदारी के बाद उसके पास सिर्फ 3000 प्राइमेवल स्टोन्स बचे थे। पैसा पानी की तरह बह गया। गे ग्वांग हैरानी से देखता रहा जब वो चांग शन यिन की चुपके से प्रशंसा कर रहा था। ये हीरो सचमुच एक शानदार आदमी था। फैंग युआन गे ट्राइब के साथ गया और अपनी रहने की असली जगह पर लौट आया। उसने पूरे दिल से कल्टीवेशन किया, अपने सोल को रिफाइन करने के लिए वुल्फ सोल गू का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ गू रिफाइन कर रहा था। 2 असफलताओं के बाद उसने रैंक 3 गोल्डन बैक वुल्फ स्किन गू को रैंक 4 अजूर वुल्फ स्किन गू में सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया। अजूर वुल्फ स्किन गू डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हालांकि यह आम था। इसने फैंग युआन की अपर्याप्त डिफेंस की समस्या को ठीक कर दिया। उस दिन उसने अपना सोल रिफाइनमेंट पूरा किया और कल्टीवेशन रोक दिया। तभी उसके कमरे के बाहर से एक चीख सुनाई दी। क्या हुआ? उसने दरवाजा खोला और यूएस जगह की निगरानी कर रहे गू मास्टर से पूछा। गू मास्टर ने गंभीरता से कहा, हमारी बड़ी मिसिगे याओ मर गई। सर्च टीम को उसके फटे हुए कपड़े पॉइजन ग्रासलैंड में मिले। यूज पॉइजन बियर्ड वुल्व्स ने मार डाला। चैप्टर 443 मैन ट्राइब्स चैलेंज। 1 महीने बाद आखिरकार गे याओ की मौत का पता चल गया। खबर फैलते हाईगे ट्राइब के कई लोग रोए। हालांकि गे याओ का व्यवहार थोड़ा परेशान करने वाला था, पर वो दिल की अच्छी थी और ट्राइब की सुंदरता थी। लोग उससे प्यार करते थे। गे ट्राइब में उसके कई चाहने वाले थे। ओह मेरी बेटी, ये बाप ने ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। बूढ़े गे ट्राइब लीडर को बहुत दुख हुआ और वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। गे ग्वांग एल्डर्स की मदद से कार्यवाहक ट्राइब लीडर था। गे ट्राइब दुखी और परेशान था, उनके यहां मातम का माहौल था। गे याओ की मौत का बहुत बड़ा असर हुआ था। मैन ट्राइब लीडर का तीसरा बेटा मैन डुओ पहली नजर में गे याओ से प्यार कर बैठा था। वो उसके लिए एडी हुए द। अब जब वो मर चुकी थी, तो वो उसके लिए लड़की कहां से लाते? मैन ट्राइब एक बड़ा कबीला था। उन्होंने इन सालों में बहुत विस्तार किया था और इस प्रक्रिया में कई छोटे कबीलों को अपने अंदर समा लिया था। कुछ जीतों के बाद उनका हौसला बुलंद था और वो उदास गे ट्राइब के खिलाफ और भी अहंकारी हो गए थे। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने गे ग्वांग पर बहुत दबाव डाला और सख्ती से मांगे राखी। गे ट्राइब एक नया आया हुआ कबीला था। वो मन ट्राइब जितना बड़ा नहीं था, और अब जब उन्होंने अपना घर खो दिया था, तो उन्हें किसी और के इलाके में रहना पड़ रहा था, बर्फीले मौसम के दौरान होंगयान घाटी पर निर्भर रहते हुए। इसलिए गे ग्वांग अब बहुत कमजोर स्थिति में था। वो बेहद चिंतित था। अपने कमरे में फैंग युआन अपने बिस्तर पर बैठा था और उसने अपनी ऊन खोली। उसके दाएं हाथ पर एक वुल्फ सोल गू था। ये गू अंगूठे के आकार का था। ये एक ग्रे वुल्फ के आकार की गुड़िया जैसा था, जिससे एक अजीब नीली रोशनी निकल रही थी। ये 9वां वुल्फ सोल गू है। फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल एसेंस डाला और वुल्फ सोल गू फैलने लगा। कुछ ही सांसों में वो एक ग्रे व्हाइट वुल्फ सोल में बदल गया। वुल्फ सोल ने अपना मुंह खोला। शांति से चिल्लाते हुए वो फैंग युआन के शरीर से टकरा गया। ये टक्कर शांत थी, लेकिन फैंग युआन अपनी आत्मा को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी ऊँग धुंधली हो गई। वुल्फ सोल सीधे उसकी आत्मा से टकरा गया। मूल रूप से इंसानी आकार का 100 मैन सोल कुछ प्रतिक्रिया से गुजरा और उसने अपना इंसानी रूप खो दिया। वुल्फ सोल के साथ मिलकर एक उमड़ते हुए सोल मिस्ट में बदल गया। सोल मिस्ट फैला नहीं, बल्कि फैंग युआन के शरीर में घूमने और लुढ़कने लगा। कभी भेड़िए का सर, पूंछ, या कभी कभी फैंग युआन का चेहरा दिखा रहा था। 5 मिनट बाद सोल मिस्ट इकट्ठा हुआ और एक नई इंसानी आत्मा बनी। सिवाय इसके कि ये इंसानी आत्मा अलग थी। फैंग युआन का पहले वाला 100 मैन सोल पूरी तरह से उसका अपना चेहरा था। उसकी रीढ़, कान और नाक सब एक जैसे थे। लेकिन 9 वुल्फ सोल गू के रिफाइनमेंट से गुजरने के बाद, हालांकि 100 मैन सोल अभी भी इंसानी आकार का था, उसके सर पर भेड़िए के कानों की एक जोड़ी थी और उसके बाल उसकी कमर तक लंबे हो गए थे।
उसकी ये भी भेड़िए जैसी हो गई, उसका पूरा शरीर पतला हो गया और उसकी नाक तेज हो गई। पहले उसका 100 मैन सोल बहुत बड़ा था और लगभग उसके असली शरीर को फाड़ रहा था, लेकिन अब रिफाइनमेंट के बाद वो ज्यादा कंडेंस्ड हो गया था और रंग हल्के सफेद से थोड़ा ग्रे वाइट हो गया था। फैंग युआन ने हिसाब लगाया, जब वो अपने वुल्फ सोल गू का इस्तेमाल पूरा कर लेगा तो 100 मैन सोल अपनी सीमा तक रिफाइन हो जाएगा। तब तक उसकी पूरी आत्मा आधा इंसान आधा भेड़िया बन जाएगी, जिसे वुल्फमैन सोल कहते हैं। वुल्फमैन सोल एक साधारण 100 मैन सोल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। वुल्फमैन सोल होने के बाद फैंग युआन अपनी आत्मा को और मजबूत करना जारी रख सकेगा, 100 मैन सोल को 1000 या यहां तक कि 10,000 मैन सोल तक बढ़ा सकेगा। बिल्कुल, 10,000 मैन सोल सीमा नहीं थी, 100 मिलियन मैन सोल भी था। सिद्धांत रूप से आत्मा अनंत रूप से मजबूत हो सकती है। उस जमाने में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल जिसने सोल पथ बनाया था, वो निश्चित रूप से 100 मिलियन मैन सोल से आगे निकल गया था। उसकी डेमन वेनरेबल सोल के 1000 हाथ और हथेलियां थी, 3 सर, सामने वाले सिर पर ड्रैगन के सींग, शेर की अयाल, सांप की एख और हाथी के दांत थे। बाएं सिर पर आडू जैसा माथा, घास जैसे बाल और 3 फूल जैसी यही थी। दाएं सिर पर बादल की झालर, बिजली जैसी एग, आग के कान और सोने का मुंह था। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, उसकी शक्ति अनंत थी। आज भी इस रूप को बहुत से लोग पूजते और पसंद करते हैं। सदर्न बॉर्डर के कई मॉर्टल्स मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाते हैं, पूजा करने और चढ़ावा चढ़ाने के लिए। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल इतिहास का सबसे बड़ा सोल कल्टिवेटर था। फैंग युआन का वुल्फमैन सोल अब एक हाथी के सामने चींटी जैसा था, उस अभी और मजबूत होने की जरूरत थी। थोड़ा आराम करने के बाद फैंग युआन ने स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू निकला। ये गू एक लोहे का वजन था, इसे उठाना बहुत भारी था। फैंग युआन ने 5 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू खरीदे वो अभी तीसरा इस्तेमाल कर रहा था। उसके शरीर की जिस्मानी ताकत 20 जून तक बढ़ गई थी, यानी 600 जिन। रैंक 4 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू रैंक 4 बीस्ट स्ट्रेंथ गू से कमजोर था, लेकिन इसका फायदा यह था कि ताकत को जोड़ा जा सकता था। पहले फैंग युआन ने एक कुलू बुल स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल किया था और कुलू बेल का बीस्ट फैंटम हासिल किया था। लेकिन अगर वो दूसरा कुलू बुल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल करता तो कोई असर नहीं होता और यूज दूसरा बीस्ट फैंटम भी नहीं मिलता। लेकिन जुन स्ट्रेंथ गू पर यह पाबंदी नहीं थी, इसे शरीर की सीमा तक पहुंचने तक जोड़ा जा सकता था। बिल्कुल, हालांकि फैंग युआन के पास 600 जिन की ताकत थी, वो आमतौर पर उस एक साथ पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। स्ट्रेंथ पाथ की आम कमजोरियां जून स्ट्रेंथ गू में अभी भी थी। वारना डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू को स्ट्रेंथ पाथ का ढलता सूरज नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ पाथ का उदय कहा जाता। बिल्कुल, इसी तरह के बीस्ट स्ट्रेंथ गू को जोड़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए एक अतिरिक्त बीस्ट फीटस गू की जरूरत पड़ती थी। बीस्ट फीटस गू की कई अलग अलग रेसिपीज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन फिर भी गू रिफाइनमेंट के लिए जरूरी मटेरियल बहुत दुर्लभ था, क्योंकि गू रिफाइनमेंट की लागत बहुत ज्यादा थी और सफलता दर जून स्ट्रेंथ गू से कम थी, इसलिए यह आखिरकार कंपटीशन में बाहर हो गया। फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट किया, उन्हें जून स्ट्रेंथ गू में डाला। जून स्ट्रेंथ गू उसके सर के ऊपर उड़ा, जिससे एक अजीब रोशनी निकल रही थी। रोशनी फैंग युआन पर पड़ी जब उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन इसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जल्दी ही एक आवाज सुनाई दी, अंकल चैंग शन यिन, जूनियर गे ग्वांग आपसे मिलना चाहता है। फैंग युआन ने यूज अंदर आने दिया तो देखा कि गे ग्वांग एक दयनीय हालत में था। उसके कंधे पर एक सफेद हड्डी का तीर भी लगा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी। फैंग युआन को देखते ही गे ग्वांग जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया, उसकी यही लाल थी, भीख मांगते हुए, अंकल प्लीज मुझे बचाइए। फैंग युआन की नजर चमकी, उसके दिल में एक जवाब था। जब उसने कहा, क्या हुआ? क्या मन ट्राइब पूरी ताकत से हमला कर रहा है? क्या वो गे ट्राइब के कैंप में घुस चुके हैं? गे ग्वांग ने जवाब दिया, अंकल आप आधे सही हैं, प्रॉब्लम मैन ट्राइब हाई है। मैन ट्राइब के लीडर का तीसरा बेटा मैन डुओ ने सुना कि पिताजी बिस्तर पर हैं और बेहोश हैं, इसलिए वो तुरंत अपने मन ट्राइब के एक्सपर्ट्स को लेकर हमें चैलेंज करने आ गया, चाहता है कि हम मेरी बहन गे याओ को उनके हवाले कर दें। लेकिन मेरी बहन तो मर चुकी है, मैं यूस उनके हवाले कैसे कर सकता हूं? मैंने कितना भी समझाया, वो मन डुओ लड़का मेरी बात नहीं मान रहा। घास के मैदान के नियमों के अनुसार हम गे ट्राइब को चैलेंज स्वीकार करना होगा। ए फ्लैट, उसने हमारे ट्राइब के तीसरे एल्डर को मार दिया है और 3 लोगों को घायल भी कर दिया है,
यहाँ तक कि मैं भी उनसे हार गया। फैंग युआन का अंदाजा बिल्कुल सही था। इन कुछ दिनों में मैन ट्राइब अत्याचारी और दबंगई कर रहा था। जितना ज्यादा गे ट्राइब सहता, उतना हाई मैन ट्राइब का अहंकार बढ़ता। हालांकि फैंग युआन इन दिनों कड़ी मेहनत से कल्टीवेशन कर रहा था। वो बैंड कमरे में नहीं था, उस बाहर की स्थिति का साफ साफ पता था। वैसे भी चांग शन यिन की नॉर्दर्न प्लेन्स में वापसी के लिए एक बड़े मंच की जरूरत है ताकि कुछ हंगामा हो सके। मुझे इस मौके का इस्तेमाल करके पूर्व हीरो की वापसी का ऐलान कर देना चाहिए। ये सोचकर फैंग युआन ने गे ग्वान को उठाया और कहा, इन दिनों में मैं गे ट्राइब पर बोझ बना हुआ था। मैं किनारे से देख नहीं सकता, मुझे वहां ले चलो। अंकल, मैं आपका पूरे ट्राइब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। गे ग्वान बहुत खुश हो गया। दोनों बाहर चले, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उन्हें बाहर से चीख पुकार सुनाई दी। गे ट्राइब डरपोक चूहों से भरा पड़ा है, बाहर निकलो और अपनी मौत कबूल करो। ये एक नौजवान की आवाज थी। मंडुओ, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो, एक गे ट्राइब के एल्डर ने चीखा। ही, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें सता रहा हूं? तेंदुए और भेड़िए अपना शिकार पकड़ते हैं, बाज और चील छोटे पक्षियों को सताते हैं, ये दुनिया का नियम है। जल्दी से गे याओ को हवाले करो, वरना मैं तुम्हें चैलेंज करता रहूंगा और गे ट्राइब के हर एक सदस्य को मार डालूंगा। नीच, अगर बूढ़े ट्राइब लीडर यहां होते तो क्या तुम्हारी हिम्मत होती? गे ट्राइब के एल्डर ने डांटा। मैन डुओ गुस्से में था। HMPH, नीच तुम लोग हो। तुमने शादी के लिए हामी भरी, लेकिन अब तुम औरत को देने से माना कर रहे हो। तुम अपने शब्दों से मुकर गए। मुझे पता है, तुम गे याओ को छिपा रहे हो, समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने कहा वो भाग गई, अब तुम कह रहे हो वो मर गई। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर एक मामूली खरगोश एक भेड़िए से खेलने की हिम्मत करेगा तो तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। शीवू, उन्हें मारना जारी रखो, उन्हें चैलेंज करो। गे ट्राइब, जल्दी से अपना अगला शिकार यहां लड़ने के लिए भेजो। हाँ। गे ट्राइब के एल्डर्स के चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। शीवू बड़ा और गंजा था। उसके उभरे हुए मसल्स के साथ वो एक क्रूर मुस्कान के साथ स्टेज पर चला गया। वो रैंक 3 पीक स्टेज पर था, उसके पास बहुत ताकत थी। गे ट्राइब ने जिस एल्डर की कुर्बानी दी थी, उस वहीं पर मार दिया गया था। वो स्टेज के बीच में चला, गे ट्राइब के कैंप को घूरते हुए, यहां कोई क्यों नहीं है? ये मत कहना कि तुम डर गए हो। गे ट्राइब गुस्से और शर्म से लाल था। आग उनकी एड़ी में जल रही थी जब वो शिवू को घूर रहे थे। डरपोक चूहों, चलो मैं तुम्हें थोड़ी हिम्मत देता हूं। मेरे पास यहां 1,00,000 प्राइमेवल स्टोन्स हैं। अगर कोई यहां आकर मुझे हराने की हिम्मत करता है तो मैं ये प्राइमेवल स्टोन्स उसके हवाले कर दूंगा। किसी ने यूज जवाब नहीं दिया। शिवू दीवानों की तरह हंसा। गे ट्राइब, तुम बस खरगोशों और भेड़ों का एक झुंड हो। हंस लिया काफी? गे ग्वांग के रास्ता दिखाने पर फैंग युआन एक सादे चेहरे के साथ भीड़ से बाहर निकला। शिवू की हंसी रुक गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने हैरानी से फैंग युआन को देखा। रैंक 4 गू मास्टर, कौन है ये आदमी? सिर्फ शिवू हाई नहीं, बल्कि यहां मौजूद सभी मन ट्राइब के लोगों के मन में ये बड़ा सवाल था। क्या मन ट्राइब ने एक और रैंक 4 गू मास्टर को छिपा रखा था? मैन डुओ को कुछ गड़बड़ लगी। वो यहां परेशानी खड़ी करने इसलिए आया था क्योंकि बुढ़ा गे ट्राइब लीडर बिस्तर पर था। लेकिन ये सोचना कि गे ट्राइब के पास एक दूसरा रैंक 4 बैटल स्ट्रेंथ एक्सपर्ट था। आने से पहले मैंने सब ठीक से चेक कर लिया था, यह एक्सपर्ट कहां से आया? ऐसी शंकाओं के साथ मन डुओ अपने घोड़े से कूड़ा। अपना रवैया बदलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा, फैंग युआन को सलाम करते हुए। हेलो दोस्त, आप गे ट्राइब से नहीं हैं, आप हमारे मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? फैंग युआन ने इस मैन डुओ पर एक नजर डाली। इस नौजवान पर उस हंसी आ रही थी। पहली बार उसने इस मैन डुओ के बारे में गे याओ के वर्णनों से सुना था। हालांकि ये मन डुओ मैन ट्राइब के लीडर का तीसरा बेटा था। वो बचपन से ही कमजोर और बीमार था और उसका एप्टीट्यूड भी खराब था, सिर्फ C ग्रेड। हालांकि वो अब 20 साल से ज्यादा का हो गया था, उसके पास सिर्फ रैंक 2 कल्टिवेशन था। वो बंदर की तरह काला और पतला था, लेकिन वो निश्चित रूप से उतना कमजोर नहीं था जैसा गे याओ ने बताया था। उसके पास एक चालक और धोखेबाज एन की जोड़ी थी, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी। चैप्टर 444, मैन ट्राइब्स इन्विटेशन। नॉर्दर्न प्लेन्स में जहां सिर्फ एक्सपर्ट्स की इज्जत की जाती थी, जहां सिर्फ ताकत मायने रखती थी, मन डुओ अपने पिता का प्यार पाने में कामयाब रहा और ट्राइब के एल्डर्स को गे ट्राइब को चैलेंज करने के लिए मोबिलाइज करने में सक्षम रहा। ये उसकी काबिलियत और हिम्मत दिखाता था।
वो निश्चित रूप से एक निकम्मा यंग मास्टर नहीं था। फैंग युआन की आंख में हंसी दिखी। मैं, चांग शनयिन, किस्मत से गे ट्राइब का मेहमान बना। मैं नॉर्दर्न प्लेन्स के रूल्स जानता हूं और ये सच है कि मुझे दूसरों के बिजनेस में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी इस छोटे भाई को 1 लाख प्राइमेवल स्टोन्स निकालते सुना। मुझे हाल ही में प्राइमेवल स्टोन्स की कमी है। मैं मुझे ऑफर किए गए पैसे को क्यों ठुकराऊंगा? शिवू ने यह सुना और उसका मन किया कि वो अपने ही मुंह पर थप्पड़ मार ले। मेरी जबान सच में बहुत खुजली कर रही थी, ये सोचना कि मैंने एक रैंक 4 एक्सपर्ट को आकर्षित कर लिया। उसका दिल खट्टा और कड़वा हो गया। मैन डुओ ने सूखी हंसी हंसी। ये एक आसान मामला है। अगर सीनियर को प्राइमेवल स्टोन्स की कमी है, तो ये जूनियर आपको 5 लाख प्राइमेवल स्टोन्स ऑफर करने को तैयार है। उसका मतलब था, वो चाहता था कि फैंग युआन इस मामले से दूर रहे। एक पाल में गे ट्राइब के लोग घबराकर फैंग युआन को देखने लगे। हालांकि फैंग युआन एक लेजेंडरी हीरो था, ये सिर्फ उसकी शोहरत थी। जो सच में एक हीरो की तरह काम करते थे वो बहुत कम थे। इसके अलावा एक कहावत थी, एक समझदार आदमी परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। गे ट्राइब अभी कमजोर स्थिति में था, जबकि मन ट्राइब बड़ा और शक्तिशाली था। चांग शनयिन सिर्फ एक बाहरी आदमी था, उसके पास मदद करने और अपने लिए मुसीबत लाने का कोई कारण नहीं था। इसलिए फैंग युआन सबके ध्यान का केंद्र बन गया। उसका रवैया तय करेगा कि यह स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी। जब सब घबराकर देख रहे थे, फैंग युआन गर्व से हंसा। एक शरीफ आदमी सिर्फ वही दौलत लेता है जिसका वो हकदार हो। मुझे नहीं लगता कि मैं 5 लाख प्राइमेवल स्टोन्स के तोहफे का हकदार हूं, लेकिन 1 लाख प्राइमेवल स्टोन्स जो मैं लड़ाई से कमाऊंगा वो बेहद कीमती है। आओ, नॉर्दर्न प्लेन्स के नियमों के अनुसार मैं ये लड़ाई स्वीकार करता हूं। फैंग युआन स्टेज पर चला गया। अंकल चैंग शानयिन। गे ग्वांग को बहुत अच्छा लगा। आंसू छलक रहे थे जब वो शब्दों से वंचित था। फैंग युआन के पीछे से चिल्लाते हुए उसने चीर किया। गे ट्राइब के सभी एल्डर्स बहुत प्रभावित हुए। जैसा कि चांग शनयिन से उम्मीद थी, एक सच्चा राइचस हीरो, लालच और पैसे से अप्रभावित, वो सच में न्याय का आदमी है। केक पर आइसिंग ऑफर करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जरूरत के समय मदद करने वाले बहुत कम। चांग शनयिन हमारे ट्राइब में हमेशा के लिए एक सम्मानित मेहमान रहेंगे। मैन डुओ का चेहरा गंभीर था, बेहद खराब। वो जानता था कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने अपना मुंह बैंड कर लिया और शिवू को देखा। शिवू ने मैन डुओ की नजर महसूस की और अपने दिल में कड़वाहट महसूस की। उसने अभी कुछ समय पहले हाईमैन ट्राइब के आगे समर्पण किया था और मन ट्राइब का एक एक्सटर्नल एल्डर बन गया था। वो बुरी तरह से ट्राइब के लिए योगदान देना चाहता था। हालांकि मन डुओ का कल्टिवेशन कम था, वो ट्राइब लीडर का तीसरा बेटा था। ये सुनकर कि बूढ़ा गे ट्राइब लीडर बीमार है, वो मन डुओ के साथ उन्हें चैलेंज करने आ गया था। लेकिन उसने चांग शनयिन से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सामने वाला सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज का था, वो पहले से हाई रैंक 3 पीक स्टेज पर था। दोनों स्टेजेस नजदीक लग सकते थे, लेकिन वुशी साफ जानता था कि एक बड़े रेल्म का यह फर्क बहुत बड़ा था। लेकिन इस स्थिति में उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वो लड़ाई से बचता तो उसकी बहुत बेइज्जती और आलोचना होती। नॉर्दर्न प्लेन्स में जहां हिम्मत और लड़ने की भावना को बढ़ावा दिया जाता था, उसका अब कोई भविष्य नहीं होता। शिवू ने चुपके से अपने दांत पीसे और जबरदस्ती स्टेज पर चला गया। प्लीज, उसने फैंग युआन को झुककर सलाम किया, मुश्किल से एक मुस्कान जबरदस्ती लाते हुए। फैंग युआन ने हल्के से सर हिलाया, वहीं खड़ा हो गया जबकि हल्के नीले रंग के भेड़िए के बाल उसके शरीर पर तेजी से उगने लगे। भेड़िए के बाल ने उसके पूरे शरीर, उसके कान, चेहरे और यहां तक कि हाथ पैरों को भी ढक लिया। ये अजूर वुल्फ स्किन गू है। वुशी का दिल डूब गया। हालांकि अजूर वुल्फ स्किन गू एक बहुत ही आम और साधारण रैंक 4 गू था, इसका डिफेंस ऐसा नहीं था जिसे एक रैंक 3 गू आसानी से भेज सके। फैंग युआन के पीछे के ट्राइब के लोग सभी ने ध्यान केंद्रित किया और देखा, जबकि उनकी रीढ़ चमक रही थी। फैंग युआन के अपनी शक्ति के शानदार प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ने तो जोर से चिल्लाया भी, इस आदमी को मार डालो, इसने हमारे ट्राइब के तीसरे एल्डर को मारा था। शिवू ने यह सुना और उसका दिल सिकुड़ गया। उसने कड़वाहट से आहें भरी, अपने सामने बड़ी मुसीबत को महसूस करते हुए। ओ नहीं, पहली लड़ाइयों के बाद मेरे पास अपने प्राइमेवल एसेंस का 30% से भी कम बचा है। मैं अपनी पीक कंडीशन में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब की तो बात ही छोड़ दो। शिवू को देखते हुए, जिसका ध्यान भटका हुआ था और हरकतें सख्त थी, फैंग युआन अपने दिल में मुस्कुराया। ये आदमी अपनी लड़ने की हिम्मत खो चुका था। भले ही उसके पास अपनी पूरी ताकत होती, वो उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। कई मैचेस के बाद
उसका प्राइमिवल एसेंस साफ तौर पर कम था। ऐसा दुश्मन फैंग युआन की नज़रों में चॉपिंग बोर्ड पर राखी मछली जैसा था। लेकिन फैंग युआन यूज मारना नहीं चाहता था। क्यों? वो मन ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर था। अगर वो यूज मार देता तो ये मैन ट्राइब के चेहरे पर एक थप्पड़ होता। हालांकि फैंग युआन मुसीबत से नहीं डरता था, वो अपने लिए बेवजह की मुसीबत नहीं पालना चाहता था। भले हाइशी वू ने एक गे ट्राइब के एल्डर को मारा था, ये उनका अपना मामला था। आओ। फैंग युआन ने कदम बढ़ाया और वुल्फ स्प्रिंट गू को एक्टिवेट किया, एक तीर की तरह आगे बढ़ा, जैसे उसके पीछे परछाइयां बन गई हो। शीवू का दिल पहले ही निराश हो चुका था। फैंग युआन के जोरदार हमले को देखकर वो डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय उसने 3 फ्लाइंग बोन शील्ड्स समन किए। पियाक पियाक पियाक। फैंग युआन एक साई की तरह बढ़ा, शारीरिक लड़ाई के लिए नजदीक आकर उसने 3 बार वार किया और तीनों बोन शील्ड्स को तोड़ दिया। शीवू लड़खड़ा कर गिर गया और 3 बोन शील्ड्स समन किए। पियाक पियाक पियाक। जैसे हाइफैंग युआन ने बिजली की गाती से हमला किया, तीनों बोन शील्ड्स फिर से टूट गए। उसके पास अब 20 जून की ताकत थी, हालांकि वो उस पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इन शील्ड्स को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारे पास और कौन से मूव्स हैं, सब इस्तेमाल कर लो। फैंग युआन ने दोबारा हमला नहीं किया, उसने शीवू को सांस लेने का मौका दिया। शीवू पसीने से लथपथ था, उसने दांत पीसे और अपने हाथ मेल डुआयन बोन ब्रॉड एक्सिस समन किए। वाह! वो जोर से चिल्लाया, दोनों कुल्हाड़ियां उठाकर जोरदार हमला किया। ही। फैंग युआन हल्के से हंसा, हमला ना करते हुए बल्कि दोनों हाथ अपने पीछे रख लिए वुल्फ ट्रैवल गू का इस्तेमाल करके घूमने लगा। उसकी हरकतें अनुमान से परे थी, जैसे हवा में तैरती फूल की पंखुड़ियां। उसका चौड़ा कंधा और पतली कमर एक शानदार बेपरवाह एहसास दे रही थी। शीवू जोर से गुर्राया, चाहे उसने अपनी दोनों कुल्हाड़ियां कैसे भी घुमाई, वो फैंग युआन के कपड़ों को भी नहीं छू सका। वो पूरी तरह से फैंग युआन के रहमो करम पर था। लेट जा। फैंग युआन ने आहें भरी, एक उंगली बढ़ाई। वो धीमी लग रही थी, लेकिन तेजी से कुल्हाड़ी को छू गई। शीवू पहले हाइफैंग युआन की हरकतों से चक्कर खा रहा था। इस ताकत को महसूस करने के बाद वो अपना संतुलन खो बैठा और मुंह के बाल जमीन पर गिर गया। गे ट्राइब के लोगों ने उसकी दयनीय हालत देखी और जोर से चीर किया, जैसे गरजती हुई आवाज एक ही जुमले में बदल गई, मार डालो यूज, मार डालो यूज। शीवू का चेहरा राख जैसा हो गया था, उसकी लड़ने की हिम्मत जा चुकी थी। फैंग युआन ने पूरी स्थिति पर कब्जा कर लिया था। वो एक शेर की तरह था जो एक भेद के साथ खेल रहा हो। उसने महसूस किया कि वो फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जितना ज्यादा वो ऐसा सोचता, उतनी ही कम लड़ने की ताकत वो जुटा पाता और लड़ाई की स्थिति उतनी ही खराब होती जाती। मैन डुओ का दिल भी पत्थर की तरह डूब गया। डैम इट, इस शीवू ने अपनी असली काबिलियत नहीं दिखाई। वो सामने वाले से डर के मारे बेहाल हो गया। लेकिन फिर भी वो रैंक 4 गू मास्टर बहुत ताकतवर है। उसने एल्डर शीवू को बिना पसीना बहाए हरा दिया। हाय, अगर शीवू मार गया तो मैं एक ट्राइब एल्डर खो दूंगा। मुझे वापस जाकर अपने भाइयों के आरोपों और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अनुमान के विपरीत फैंग युआन ने और हमला नहीं किया। तुम सिर्फ एक रैंक 3 हो। अगर मेन रैंक 4 कल्टिवेशन का इस्तेमाल करके तुम्हें मारूं, तो दूसरे सोचेंगे कि मैं महान चैंग शनयिन कमजोरों को सता रहा हूं। चले जाओ। फैंग युआन ने हाथ हिलाया। अंकल चैंग शनयिन, आप इस बदमाश को नहीं छोड़ सकते। उसके पीछे से गे ग्वांग ने चिल्लाया, लेकिन फैंग युआन ने उस अनदेखा कर दिया। शीवू ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उठा और खुशी का इजहार किया जब वो मौत से बच गया। भगवान आपका शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए, भगवान आपका शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए। फैंग युआन ने भावे सिकोड़ी, दफा हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। शीवू मुड़ा और चला गया। सीनियर, मैं चलता हूं। मैंडुओ ने सम्मान दिया और अपने जंग के घोड़े पर सवार हो गया। गे ट्राइब के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और गालियां दी जब वो बड़ी बेइज्जती के साथ चले गए। पिताजी, मैं आपको निराश कर चुका हूं, मैं यहां सजा मांगने आया हूं। मैंडुओ जमीन पर घुटनों के बाल बैठा, शर्म और डर से अपना सर झुकाए हुए। मैन ट्राइब के लीडर का शरीर मांसल था, उसके पास रैंक 4 पीक स्टेज कल्टिवेशन था। वो शेर की खाल वाली कुर्सी पर शान से बैठा था जब वो अपने पैरों के नीचे मैंडुओ को देख रहा था। इस बार बूढ़ा गे ट्राइब लीडर बिस्तर पर था और तुम कई रैंक 3 एक्सपर्ट्स लग गए थे। तुम कैसे हार गए? तुमने बुरा काम तो जरूर किया, लेकिन मैंने सुना है कि गे ट्राइब ने एक और रैंक 4 एक्सपर्ट को सामने लाया है। ये बिल्कुल सच है। शीवू उससे हार गया था। इस आदमी ने सिर्फ अपनी असली ताकत का थोड़ा सा ही प्रदर्शन किया
और वो हमारे सबसे मजबूत एल्डर शिवू के साथ खेलने में कामयाब रहा, उसकी असली काबिलियत अनुमान से परे थी। हालांकि इस मामले का जिम्मेदार मैं था, ये मेरी गलती थी कि मैंने पर्याप्त जानकारी नहीं ली, जिसके कारण ये असफलता हुई। ये बच्चा बहुत शर्मिंदा है, मैं पिताजी से अनुरोध करता हूं कि मुझे सजा दें। मैन डुओ की ईंट लाल थी जब उसने रोते हुए कहा। मैन ट्राइब के लीडर ने यह सुना और उसका लहजा नरम हो गया। खड़े हो जाओ, भले ही तुम हार गए, तुम अभी भी मेरे बेटे हो। मुझे घटना के बारे में बताओ। मैन डुओ ने जल्दी से बोला, उस दिन हुई घटना का वर्णन करते हुए। लेकिन जब उसने अभी शुरू ही किया था, मैन ट्राइब के लीडर अपनी कुर्सी से उछाल पड़े। मन डुओ को घूरते हुए उसने कहा कि वो चांग शनयिन है। कौन सा चांग शनयिन? तुम्हें यकीन है कि उसका नाम चांग शनयिन है? मैं 10,000 हिम्मत के साथ भी पिताजी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैन डुओ ने जल्दी से समझाया। मैन ट्राइब का लीडर हैरान रह गया। पिताजी, पिताजी, मैन डुओ ने यूज धीरे से पुकारा, क्या ये चांग शनयिन एक बड़े बैकग्राउंड वाला एक्सपर्ट है? मैन ट्राइब का लीडर अपने हैरानी से बाहर आया, उसका चेहरा गंभीर था। मैं अभी नहीं कह सकता, वो एक धोखेबाज हो सकता है। लेकिन अगर ये सच है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक और शक्तिशाली किरदार उभार रहा है। तुम अब जा सकते हो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मैन डुओ हैरानी से उछाल पड़ा। उसके पिताजी एक बहुत व्यस्त आदमी थे, लेकिन अब जब वो इसे खुद संभाल रहे थे, तो ये दिखाता था कि ये चांग शनयिन कितना महत्वपूर्ण था। चांग शनयिन, चांग शनयिन, आखिर तुम हो कौन? कुछ दिन बाद गे ट्राइब में, कुछ दिन पहले, सब भाई शनयिन की मदद की वजह से हुआ। ये 5 लाख प्राइमेवल स्टोन्स हैं, ये हमारी शुक्रिया का एक प्रतीक है, प्लीज इसे स्वीकार करें। बूढ़े गे ट्राइब लीडर का चेहरा पीला था, वो अपनी बेटी को खून के बाद 10 साल बूढ़ा लग रहा था। फैंग युआन ने कुछ बार माना किया और फिर स्वीकार कर लिया, इन दिनों मैं आपके ट्राइब में रह रहा था, ये सही था कि मैंने मदद की। लेकिन मुझे अब सच में प्राइमेवल स्टोन्स की कमी है, मैं ये आपसे अभी उधार लूंगा। भाई शनयिन के अच्छे सिद्धांत हैं, आप सच में नॉर्दर्न प्लेन्स के एक हीरो हैं। बूढ़ा गे ट्राइब लीडर बोल रहा था, तभी उसका आदमी एक निमंत्रण लेकर आया, साथ ही एक तोहफा भी। बूढ़े ट्राइब लीडर का चेहरा गंभीर था, उसने ये निमंत्रण और तोहफा फैंग युआन को दे दिया। भाई शनयिन, मैन ट्राइब के लीडर को पता है कि आप यहाँ हैं, वो आपको अपने ट्राइब में मेहमान बनाकर बुला रहे हैं। चैप्टर एंड।